नमस्कार दोस्तों, जयंत नेगी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पीसीएस सीएसएटी का ओल्ड पेपर सॉल्व करने वाले हैं। 2014 का ये पेपर है, तो आज के पेपर को देख के आपको आइडिया आ जाएगा कि किस तरह के प्रश्न पीसीएस सीएसएटी परीक्षा में पूछे जाते हैं। और लगातार हम दोस्तों आपको वीडियो भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिससे कि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो रही होगी। ज़रूर इन वीडियोज़ को देखिएगा। उन वीडियो को देखने के बाद आप जब इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, तो इससे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। तो पुरानी वीडियोस को भी ज़रूर देखें। लगातार ऑल्टरनेट डेज पर कंटिन्यूस इंटरवल पर हम आपको वीडियोस प्रोवाइड करवा रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। अब टॉपिक भी आपको करवाते रहेंगे, बीच बीच में क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवाते रहेंगे। तो आज पीसीएस सीएसएटी का पेपर को सॉल्व करते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, फिर अगली वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे। इससे आपका सेल्फ असेसमेंट होता रहेगा, आपको लेवल पता चलता रहेगा कि किस तरह का पेपर पीसीएस सीएसएटी का आता है और क्या आप उसको सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। इस वीडियो के माध्यम से आप जान लेंगे। तो पेन और पेपर को उठा लो और हमारे साथ शुरू हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न यहाँ पर साफ साफ आपको दिख रहा होगा। किसी प्रश्नोत्तरी में नहीं की गणना -1 है, हाँ की गणना है +1, पता नहीं की गणना 0 है। तो 5 नहीं, 15 हाँ और 5 पता नहीं का औसत मान क्या है? एवरेज तो दोस्तों हम बता चुके हैं आपको ऑलरेडी। तो देखिए, किसी प्रश्नोत्तरी में नहीं के लिए -1 मिलता है, ठीक है। यस के लिए है +1 और पता नहीं यानी कि डोंट नो, उसके लिए है 0। ठीक हो गया। तो आपको बताना है कि आपके पास कितने नो हैं। आपसे कह रहा है कि 5 नहीं, यानी कि 5 आपके पास -1 है। तो 5 -1 का मतलब कितना हो गया भाई? 5 गुणा -1 यानी कि -5। ठीक है। 5 -1 का सम कितना आएगा? -5। ठीक है। इसी तरह से 15 हाँ, तो 15 आपके पास +1 है, तो उनका सम कितना आएगा? 15। और 5 आपके पास क्या है? 0 है, पता नहीं वाले। तो 5 गुणा 0 यानी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों आपको उसका औसत निकालना। औसत का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि कुल संख्याओं का योग, मतलब कि संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या। ठीक है। तो योग तो मैंने दोस्तों यहाँ से हम निकाल सकते हैं। हम कितने हैं हमारे पास -1 है 5, +1 है 15 और 0 है 5। इन सब का सम देखिए यहाँ से निकाल सकते हैं। -5 धन 15 प्लस 0। ठीक है। बट्टे कुल संख्या, कितनी संख्या है? 5 -1, 15 +1 और 5 0, यानी कि कुल मिला के 25। ठीक है। इनका अगर आप सम करेंगे तो 5 5 10 + 15 कितना हो जाता है? 25 हो जाता है। तो 15 में से अगर 5 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों? 10/25। 10/25 को आप क्या लिख सकते हैं? 0.4। तो यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। ठीक है। तो काफ़ी सिंपल सा प्रश्न था, लेकिन देखिए इस तरह के प्रश्न पीसीएस सीएसएटी परीक्षा में आते हैं और ऐसे प्रश्नों को दोस्तों आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 33% तो लाने ही पड़ेंगे, क्योंकि अब इसको क्वालिफाइंग नेचर का बना दिया गया है। लेकिन ध्यान रहे कि जब तक आप इसको क्वालिफाई नहीं करेंगे, तब तक आपके फर्स्ट पेपर की कॉपी चेक नहीं होगी। ठीक है। तो इसको क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देख लीजिए, निम्नलिखित में से उस एक को चुनिए जो किसी नियम के अंतर्गत अन्य से भिन्न है। अभी ये प्रश्न लोअर पीसीएस में भी पूछा गया था, सेम टू सेम यही प्रश्न था। ठीक है। तो तांबा, जस्ता, पीतल या फिर लोहा, तो इसका राइट आंसर आपका है पीतल। ठीक है। देखिए, बाकी सब जो हैं वो आपके जस्ता, तांबा, लोहा, ठीक है, ये एक ही क्वालिटी को शो करते हैं। जबकि पीतल दोस्तों क्या है? एक अलॉय है, यानी कि मिश्र धातु है। ठीक है। मिश्र धातु, ठीक है, जो दो धातुओं से मिलकर बना होता है। ये अपने आप में क्या है? धातु है। और जबकि पीतल क्या है दोस्तों? एक अलॉय है। ठीक है। तो जस्ता, तांबा, लोहा, ये आपके क्या है? एक क्वालिटी रखते हैं, जबकि पीतल आपकी क्या है? मिक्स धातु है, या फिर आप इसको कह सकते हैं अलॉय है। ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा वाला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा। इस तरह के भी बहुत आते रहते हैं प्रश्न। नीचे दिए गए शब्द के अक्षरों से किस शब्द को बनाया जा सकता है? यानी कि आपके पास शब्द है VENTURESOME, से किस शब्द को बनाया जा सकता है? चलिए देखते हैं। देखिए, आर बिल्कुल है, OB है, SB है, TB है। ठीक है। और फिर इसके बाद ये कह रहा है आर, दोबारा से आर आ गया, तो यहाँ 2 आर आ गए। ठीक है। तो इस शब्द को नहीं बना सकता, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों क्या है? एक ही आर है। ठीक है। चलिए अब अगला देखिए। टी है, बिल्कुल है, आर भी है, ए, यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर ए नहीं है, तो ए की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आप इसको नहीं बना सकते। ठीक है। इसको देखिए, एस बिल्कुल है, ई, एस भी है, ई भी है,
ठीक है, आर बी है, ठीक है, और एम भी है, ओ भी है और एन भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है कि SERMON को आप बना सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप देखें तो 17 तो SEVENT यानी कि 4 ई आ गए देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर आपके कितने अवेलेबल हैं, अगर आप देखें तो कितने अवेलेबल हैं, 3 ई यहाँ पर अवेलेबल है, जबकि यहाँ पर 4 ई की डिमांड की गई है। तो आप नीचे दिए गए शब्दों में से आप सी को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, एफ ए का भाई है, सी ए की पुत्री है, के एफ की बहन है, जी सी का भाई है, जी का चाचा या मामा कौन है। चलिए ध्यान से देखना है कि इन प्रश्नों को हम कैसे करते हैं। देखिए एफ ए का भाई है, यानी कि एफ है ए का भाई, तो अगर एफ ए का भाई है तो दोस्तों ये बिल्कुल पैरेलल लाइन पर आएंगे। ठीक है, और एफ के ऊपर मैं क्या लगाता हूँ, पॉजिटिव। ठीक है, तो मैं मानता हूं कि भाई प्लस से मैं मेल को दिखाऊंगा, माइनस से मैं फीमेल को दिखाऊंगा। ठीक है, और ये समकक्ष है क्योंकि भाई है तो बिल्कुल बराबर एक ही लाइन पर आएगी, एक ही पीढ़ी है तो एक ही भाई मतलब एक लाइन पर आएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए जो सी है वो ए की पुत्री है। देखिए जो सी है वो ए की पुत्री है तो वो नीचे को आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक हो गया। इसके बाद ये क्या कह रहा है भाई, के जो है वो एफ की बहन है। यहाँ पर देखिए के एफ की बहन है, यानी कि के क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, इसके बाद जो जी है वो सी का भाई है। देखिए यहां पर से जो जी है वो इसके समकक्ष आना चाहिए। ठीक है, तो जी है वो सी का क्या है, भाई, यानी कि जी है प्लस। ठीक है, अब जी अगर सी का भाई है तो जी का ये देखिए, मतलब क्योंकि एक एक ही पुत्री है सी, तो एक का पुत्र भी कौन होगा, जी होगा। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं ये दोनों अगर भाई बहन है तो भाई ये एक की पुत्री है सी, एक की पुत्री है सी, तो और क्योंकि सी और जी भाई बहन है तो ए का पुत्र होगा जी। ठीक है, अब क्योंकि ए का लिंग निर्धारण नहीं है, या तो ये प्लस होगा या तो माइनस होगा, यानी कि ये महिला भी हो सकती है पुरुष भी हो सकता है। तो ये तो साफ है कि जो जी है वो ए का पुत्र है। तो अगर ये मेल है तो जी का चाचा कौन है, एफ, क्योंकि एफ क्या है, ए का भाई है। ठीक है, और अगर ये माइनस है यानी कि फीमेल है, यानी कि अगर ये जी की माता है तो एफ क्योंकि ए का भाई है तो ये क्या बन जाएगा, उसका मामा बन जाएगा। तो जी का चाचा या मामा एक्चुअली कौन है, वो है एफ। ठीक हो गया। इस तरह से दोस्तों हम इसको कर सकते हैं। तो ये प्लस माइनस वाली मेथड को आप आसानी से इससे कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न ध्यान से, एक घड़ी में 4:20 बजे हैं, तो मिनट और घंटे के सुई के बीच का कोण क्या है। ठीक है, इसके लिए दोस्तों आप एक काम कर सकते हैं, आप सबसे बढ़िया क्या है कि आप एक घड़ी बनाइए। ठीक है, तरीका यही होता है करने का, इससे बहुत इजी पड़ जाता है। ठीक है, आप जानते हैं ये क्या होता है, 12। ठीक, यहाँ पर क्या होता है, 6, यहाँ पर 3, और यहाँ पर कितना होता है, 9। ठीक है, आपको पता है यहाँ पर होगा 4 क्योंकि आपको 4 की जरूरत है, और चलो यहाँ पर 5 भी लिख देता हूँ मैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये आपसे कह रहा है कि घड़ी की 4:20। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 4:20, 20 मिनट में जो आपकी जो मिनट वाली सुई होती है वो कहाँ पर होती है बताइए, वो यहाँ पर होती है ना। ठीक है, 4:20। और जो घंटे वाली सुई होती है दोस्तों वो एक्चुअली 4:20 है, लेकिन 4 से क्या हो जाएगी, थोड़ा सा वो आगे क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। यानी कि जो पहले सुई थी वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई। देखिए यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई। तो सिंपली आपको बताना है कि जब घंटे वाली सुई जब 4 पर थी एक्चुअली, तो वो 20 मिनट में कितना शिफ्ट हो गई, सिंपली आपको ये बताना है। 4:20 की बात हो रही है ना, तो 4:20 की मतलब यह है कि भाई 4:20 से अगर आप अंदाजा लगाएं तो वो यहाँ से कितना शिफ्ट हो गई। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 4 में रही होगी तो 4 से कितना शिफ्ट हो गई, ये आपको देखना है। अब दोस्तों अगर हम बात करें, जो घंटे वाली सुई होती है वो दोस्तों 1 मिनट में आधा डिग्री मूव करती है। ठीक है, कौन सी वाली सुई, घंटे वाली सुई, ध्यान रखना हमेशा, घंटे वाली सुई। ठीक है, वो वो 1 मिनट में आधा डिग्री मूव करती है। ठीक है, तो ये कितना मूव कर गया है, 20 मिनट, तो 20 मिनट में कितना डिग्री मूव करेगी, 20/2, यानी कि कितना कर जाएगी, 10 डिग्री मूव कर जाएगी, यानी कि इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आपको ये रूल ध्यान रखना है कि जो घंटे वाली सुई होती है वो 1 मिनट में आधा डिग्री मूव करती है, क्योंकि जैसे आप सिंपली कह सकते हैं भाई अगर घंटे वाली सुई हो 4 से 5 में जाती है तो उसके लिए उसको 60 मिनट लगते हैं, यानी कि 60 मिनट में ये 30 डिग्री मूव करती है। तो 1 मिनट में वो 30/60 यानी कि आधा डिग्री मूव करती है। ठीक है, जबकि मिनट वाली सुई
मिनट वाली सुई क्या करती है दोस्तों, अगर आप देखें तो जो मिनट वाली सुई है वो 60 मिनट में 360 डिग्री मूव कर जाती है। ठीक है, तो अगर वो 1 मिनट की अगर हम बात करेंगे तो 360 बटे 60 यानी कि 6 डिग्री मूव कर जाती है। तो जो मिनट वाली सुई होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री मूव करती है, मिनट वाली सुई, जबकि घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री मूव करती है। तो आपको ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हुआ ये है कि 4 की सुई, जो मिनट वाली सुई है वो तो 4 में रहेगी, ऑफ कोर्स 4 बज के 20 मिनट हो रहे हैं। जो घंटे वाली सुई है इस दौरान थोड़ा-सा मूव करेगी, तो आपने देख लेना है कि भाई 20 मिनट में उसने कितना मूव किया। 20 मिनट में उसने एक्चुअली दोस्तों कितना मूव किया होगा, 10 डिग्री मूव कर गई होगी। ठीक है, तो यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसी आयत जिसकी भुजाएं 18 सेंटीमीटर व 14 सेंटीमीटर है में जो सबसे बड़ा वृत्त खींचा जा सकता है उसका क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, आप दोस्तों इसको फिगर की मदद से भी कर सकते हैं। ठीक है, और आप इसको वैसे भी कर सकते हैं। देखिए, आप ध्यान रखना है कि अगर उसकी भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है दोस्तों, तो जो छोटी वाली भुजा होती है, ठीक है, वही क्या होता है, वृत्त का व्यास होती है। ठीक है, अगर मान लेते हैं दोनों भुजाएं बराबर होती है तो ये क्या होता है दोस्तों, एक वर्ग होता है, तो वर्ग में तो कोई भी भुजा ले लो। ठीक है, लेकिन जब आयत की बात करते हैं और उसमें सबसे बड़ा वृत्त खींचने की बात की जाती है, तो जो ये है लंबाई और ये है चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई में जो छोटा होगा, ठीक है, वही दोस्तों क्या माना जाता है, उस वृत्त का व्यास माना जाता है। ठीक है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो यानी कि अब जो आपको पता है कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई इंटू आर, आर का मतलब कितना है, 7 का स्क्वायर, यानी कि पाई की वैल्यू है 22/7 गुणा कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर। तो 7 से 7 कट गया, तो 7 दूनी 14, एक 7 दूनी 14 और एक 15। आप इसको ऐसे भी दोस्तों कर सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है, अदरवाइज दोस्तों अगर आप फिगर से देखें तो देखिए ये है, ये आपके पास क्या है, एक आयत है। ठीक, और आप दोस्तों क्या करना चाह रहे हैं, इसके आप दोस्तों इसके मिडिल में एक चाह रहे हैं वृत्त को खींचना। ठीक है, ये देखिए, अगर आप इसके बीच में अगर आप वृत्त को खींचना चाहेंगे तो ऐसा खींचेगा मैक्सिमम। ठीक है, जो कि टच करते हुए जाएगा, ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक मैक्सिमम हो सकता है। ठीक, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आपका कितना है दोस्तों, ये है 18। ठीक है, और ये आपका कितना है, 14। ठीक, तो यहाँ से दोस्तों अगर आप देखें तो ये भी आपका कितना है दोस्तों, 14। ठीक है, जो कि एक्चुअली क्या है, इस वृत्त का क्या होगा, व्यास होगा। अगर इसका व्यास है तो दोस्तों ये आपका कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, और आप फिर इसका एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, तो एक क्लियरली है कि यहाँ से कि जो मैक्सिमम इसमें जो सबसे बड़ा एरिया का वृत्त खींचा जा सकता है, वो उसकी जो व्यास होगा दोस्तों वो 14 होगा, उसकी रेडियस कितनी होगी, 7 होगी। तो आसानी से उसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस रूल को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक पंक्ति में ए का स्थान शुरू से 18वां है जबकि बी का स्थान अंत से 16वां। यदि सी का स्थान शुरू से 25th हो तो ए, और वह ए तथा बी के बिल्कुल बीच में हो तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। ठीक, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए। ए का स्थान शुरू से 18वां है। देखिए, ए की जो पोजीशन है दोस्तों वो है शुरू से 18वीं। ए की पोजीशन यहां से 18वीं है। ठीक है, और बी की अंत से 16वीं, यानी कि बी की पोजीशन है अंत से 16वीं। ठीक है, और इसके बाद कह रहा है कि सी का स्थान शुरू से 25th है, यानी कि जो सी है दोस्तों यहां से अगर हम काउंट करें तो इसकी पोजीशन है 25th, 25वीं। ठीक है, और ये भी कह रहा है कि वो ए और बी के बिल्कुल बीच में है। तो देखिए, अगर आप सी की पोजीशन को देखें तो शुरू से 25th और ए की पोजीशन यहाँ से 18वीं। ठीक है, तो एक्चुअली ए और सी के बीच में कितने लोग हैं, देखिए 25 में से अगर आप 18 को माइनस करेंगे तो 7, यानी कि जो सी की पोजीशन है वो ए से 7 पोजीशन आगे है ना। तो इसका मतलब है कि ए और सी के बीच में कितने व्यक्ति हैं दोस्तों, 6 व्यक्ति हैं, है ना। 6 व्यक्ति हैं, क्योंकि देखिए 18वां नंबर इसका है, 25वां इसका है, इसका मतलब इनके बीच में 6 लोग हैं। अब ये कह रहा है कि बिल्कुल जो सी है वो बिल्कुल ए और बी के मिडिल में है, इसका मतलब इसके आगे भी कितने लोग होंगे, 6 लोग इधर होंगे। ठीक है, 6 लोग होंगे, और उसके बाद जो 7वां नंबर आएगा वो किसका आएगा, बी का आएगा। समझ में आया।
ठीक। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो फिर से आप देख लीजिए, जैसे ए की रैंक है 18वीं, फिर 19वां, 20वां, 21वां, 24वां, ठीक है, और बाद में क्या होगा, ये आपका क्या होगा, 25वें नंबर का होगा, यानी कि जो सी है वो 25वें नंबर का होगा। इसके इधर 6 लोग होंगे, इसके इधर 6 लोग होंगे, ठीक है। तो और फिर उसके बाद क्या आएगा, बी का मार्क्स आएगा, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ से, अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ से बी से पहले कितने लोग हो गए, देखिए 25 तो यहाँ तक हो गए, ठीक है, 25वीं रैंक यहाँ है। तो 25 और 6 यानी कि टोटल कितने हो गए भाई, 31 लोग यहाँ तक हो गए। यहाँ पर तक अगर आप देखें, जो सी की रैंक है वो दोस्तों कितनी है, 25 है। तो 25वीं क्योंकि इसकी रैंक है, उसके बाद इसके आगे 6 लोग और हैं, फिर आता है बी, यानी कि बी से पहले दोस्तों कितने लोग हैं, 31 लोग हैं, ठीक है। और बी की यहाँ से रैंक कितनी है, 16वीं, ठीक है। बी की यहाँ से रैंक कितनी है, 16वीं। तो यहाँ से 16 और यहाँ से 31, तो टोटल कितने हो गए, 31 प्लस 16, 6 और 1 7, 3 और 1 4, यानी कि 47 लोग आपके कुल व्यक्ति हो गए, ठीक है। देख सकते हैं आप फिर से इस क्वेश्चन को, देखिए ए की जो पोजीशन है वो स्टार्टिंग से है 18वीं, ठीक है। सी की स्टार्टिंग से है 25वीं, ठीक। इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच का गैप है 7 का, और इनके बीच में कितने लोग होंगे, 6 लोग होंगे, ठीक है। ए की पोजीशन और सी की पोजीशन में जो गैप है दोस्तों, वैसे देखा जाए तो 25 में से 18 जाता है तो 7 बचता है, लेकिन बात हो रही है इन दोनों के बीच के लोग, तो इनके बीच में दोस्तों कितने लोग हैं, 6। तो अब ये कह रहा है कि जो सी है वो बी और ए के बिल्कुल मिडिल में है, तो बी और सी के बीच में भी 6 लोग होंगे, ठीक है। इसमें हम बी को इंक्लूड नहीं करें, ना ही सी को, इन दोनों के बीच के लोगों की संख्या को काउंट करें। तो अगर सी की रैंक यहाँ से यहाँ तक 25 है, यानी कि सी तक 25 लोग हैं, तो बी से पहले, जस्ट पहले तक कितने लोग होंगे दोस्तों, 31, यानी कि यहाँ तक जो बी से जस्ट पहले वाले व्यक्ति होंगे वहां पर 31 लोग होंगे, और बी की खुद रैंक 16वीं है, तो यानी कि यहाँ से लेकर बी तक 16 लोग हो गए, और बी से जस्ट पहले तक लोग कितने हो गए, 31 हो गए, तो 31 प्लस 16 कितना हो गया, 47 हो गया। ऐसे करके आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसको मैं मिटा देता हूँ। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, काफी अच्छा प्रश्न है। ट्रेन में एक आदमी ने ध्यान दिया कि वह 1 मिनट में 21 टेलीफोन पोस्ट गिन सकता है। यदि अगल बगल के प्रत्येक 2 पोस्ट 50 मीटर की दूरी पर हो, तो ट्रेन किस गति से गतिमान है, ठीक है। ध्यान से देखना इस प्रश्न को दोस्तों, कि ये कह रहा है कि वो 1 मिनट में 21 टेलीफोन पोस्ट को गिन सकता है। देखिए 1 मिनट में, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके दोस्तों कितने गिन लेगा, लास्ट में 21, ठीक है। और यहाँ पर आपको दे रखा है कि इनके बीच की जो दूरी है दोस्तों वो कितनी है, 50 मीटर, ठीक है, 50 मीटर। तो बताइए 21 टेलीफोन पोस्ट के बीच की दूरी कितनी होगी। यहाँ पर ध्यान रखना कि देखिए 21 में ये एक आएगा, फिर ये दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा। ध्यान रखना कि 21 टेलीफोन पोस्टों के जो बीच की दूरी होगी दोस्तों वो कितनी हो जाएगी, 20 गुणा 50, ठीक है। ध्यान रखना कि जब तीन, अब इसको अब मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको दिखा सकता हूँ। मान लेते हैं हमारे पास 3 टेलीपोस्ट है, ठीक है। तो इनके बीच की दूरी दोस्तों कितनी होगी, 50 और 50, ठीक है, यानी कि 100 मीटर। यानी कि आपने सिंपली क्या करना है, 50 गुणा 2 करना है। अगर 4 होते तो कितनी होती, 1 2 3, यानी कि 50 गुणा क्या करना होता है, 3 करना होता है। तो ऐसी दोस्तों जब 21 हैं तो उनके बीच की दूरी कितनी होगी, 20 गुणा 50 होगी, ठीक है। यानी कि 21 से आप एक कम कर देंगे। ऐसा नहीं कि आप 21 गुणा 50 करें, 21 गुणा 50 नहीं हो सकता। आपको ध्यान रखना है कि दो दो पोस्टों के बीच में 50 मीटर की दूरी है, तो यानी कि एक ये है तो एक ये है, और एक, तो यानी इनके बीच की दूरी है 50 मीटर। तो ऐसे ही दोस्तों क्या बनेंगे, 21 बनेंगे, तो 21 के बीच की दूरी कितनी होगी, 20 गुणा 50 करेंगे, यानी कि 21 से दोस्तों एक कम कर देंगे, क्योंकि दो पोस्ट है ना वो कॉमन आ जाएंगे। मतलब कि जो दो टेलीफोन पोस्ट हैं वो एक में कॉमन आ जाएंगे, ठीक है, इसलिए हम ऐसा करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर से दोस्तों हमारे पास कुल दूरी आ गई, तो दूरी कितनी आ गई भाई, 20 गुणा 50, ठीक है। और साथ में क्या कह रहा, 1 मिनट, समय कितना है दोस्तों, 1 मिनट। 1 मिनट को हम क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं सेकंड में, तो यानी कितना हो जाएगा, 60 सेकंड, ठीक है। तो भाई अब हमें क्या करना है, हमें क्या निकालनी है, चाल निकालनी है भाई। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय, यानी कि हो जाएगा भाई 20 गुणा 50 बट्टे कितना हो जाएगा, 60 ही, ठीक है। तो ये दोस्तों स्पीड आएगी मीटर पर सेकंड में, लेकिन यहाँ पर हमें किस में दे रखा, किलोमीटर प्रति घंटा में। पहले चलो इसको इससे 0 से 0 काट दो, तो 20 पंजे हो जाता है 100, 100 बट्टे 6 मीटर प्रति सेकंड। अब इसको दोस्तों हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आर में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 18 बट्टे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखना किलोमीटर प्रति आर को मीटर प्रति सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो 6 तियां हो जाता है 18, 5 दूनी हो जाता है 10, 20 तियां हो जाता है 60, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से
जो ट्रेन है वो चल रही है। ठीक है, यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट है वो यहीं पर ही है कि जो 21 टेलीफोन पोस्ट हैं, ध्यान रखना कि 21 टेलीफोन पोस्ट के बीच की जो दूरी है वो निकालना इंपॉर्टेंट है, यानी कि उसके द्वारा कुल जितनी जो दूरी चली गई है, एक पोस्ट ये है, फिर दूसरी पोस्ट ये है, फिर तीसरी पोस्ट ये है, तो ऐसे ऐसे करके उसने कितनी दूरी तय की, तो कुल मिला के उसने जो दूरी तय की वो हो जाएगी भाई 50 गुणा 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके टोटल भले 21 है तो आप एक को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, एक को आपने कम करना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए, किसी विशेष कोड में डाउन को 3@9 हैश तथा नेम को हैश 6%5 लिखा जाता है, तो मोड को कैसे लिखेंगे? सिंपल सा प्रश्न है, देखिए DOWN। ठीक है, चलिए इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। DOWN, देखिए क्या लिखा है, इसके बदले 3 है। ठीक है, फिलहाल अभी हम ऐसे ही बना रहे हैं, हमें पता नहीं है क्या करना है। ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर, और NAME इसको क्या लिखा जाता है, देखिए नेम को क्या लिखा जाता है, हैश। तो यहाँ पर से दोस्तों क्लियर होगा कि एन के लिए क्या है, हैश है। इसका मतलब जो हम बना रहे हैं सीक्वेंस वो बिल्कुल सही है। ए के लिए क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। ठीक है, एम के लिए परसेंटेज है, जबकि ई के लिए कितना है, 5 है। क्योंकि यहाँ पर भी एन के लिए हैश है, यहाँ पर भी एन के लिए हैश है, तो इससे हमें क्लियर हो जाता है ना। कभी हो सकता है कि भाई आगे पीछे हो, तो हम इसको कैसे क्लियर है, कैसे हम इसको मतलब आपस में मैच कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस तरह की एक टेबल टाइप की बना सकते हैं, जिससे कि हमें क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर देख लीजिए एन के लिए भी हैश यूज हो रहा है और यहाँ पर भी एन के लिए हैश यूज हो रहा है। तो सिंपल है कि भाई आपको डी की जगह पे 3 लिखना है, ओ की जगह पे @ लिखना है, डब्ल्यू की जगह पे 9 लीजिए। बहुत सिंपल से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। तो आपको क्या चाहिए दोस्तों, आपको चाहिए मोड। ठीक है, यानी कि एम, फिर इसके बाद आएगा ओ, और फिर डी, और फिर इसके बाद क्या आएगा, ई। तो एम के लिए आपका क्या आएगा, ये, यानी कि परसेंटेज। ठीक है, ओ के लिए आपका आएगा @। ठीक है, और डी के लिए आएगा 3, और ई के लिए आएगा 5। ठीक है, तो %35, तो %35 यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, बहुत सिंपल है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपके सामने एक पासे की स्थितियां दिखाई गई हैं, और ऊपर का अंक 3 है तो नीचे का अंक आपको ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर है 6 4 5 आपको दे रखा है, 1 3 दे रखा है। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ तो क्लियर है यहाँ पर से कि जो 6 4 5 है और 1 3 है, ये एडजेसेंट है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो 6 के जस्ट सामने वाला होगा यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, क्योंकि बाकी तो अब आ गए, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 होगा। 6 के जस्ट सामने वाला क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, अब दोस्तों बात आती है यहाँ पर कि देखिए जो 6 है, 6 के देखिए बगल वाले अंक कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पर या तो 1 होगा, ठीक है, या यहाँ पर 3 होगा। ठीक है, अगर हम इस पोजीशन को देखें। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो 5 के जस्ट सामने वाला क्या आता है, 3 आता है। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर 1 हो, ठीक है, और यहाँ पर 3 हो, तो उस केस में क्या होगा कि 1 5 के जस्ट सामने आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या किस तरह से आप अंदाजा लगाएंगे। देखिए अगर आप 1 को यहाँ मानते हैं दोस्तों कि जस्ट इसके ऊपर है, तो जब आप 1 को टॉप पर ले जाएंगे तो दोस्तों ये पोजीशन मिलना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये पोजीशन इसलिए नहीं मिल पाएगी क्योंकि 6 आपका फिर लेफ्ट में नहीं आ सकता, 6 यहाँ पर आएगा और 3 यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ को आपने थोड़ा-सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब आप पासे की स्थिति वाले जो क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा-सा वहाँ पर आपको अपना थोड़ा दिमाग यूज़ करना पड़ेगा। पासे की जो भिन्न-भिन्न अवस्थाएँ होती हैं, उनको थोड़ा-सा कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर से अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका क्या होगा दोस्तों, जो 3 वाला है वो जस्ट इसके सामने बैठेगा, जो कि बिल्कुल इसकी परफेक्ट पोज़ीशन को शो करता है। ठीक है, तो क्लियरली देखा जाए तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पर जो 3 अगर ऊपर होगा तो उसके जस्ट सामने वाला क्या होगा, 5 वाला होगा। ठीक है, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जो कि थोड़ा अच्छा प्रश्न है, अच्छे लेवल का प्रश्न है। नीचे आपको एक रेखा चित्र दिया गया है। देखिए इस तरह के प्रश्न दोस्तों आपके पास आएंगे चार्ट वाले, जहां पर आपको प्रश्नों को सॉल्व करना होगा। ठीक है, रेखा चित्र किसी वर्ष में अर्थव्यवस्था में कृषि, यातायात व अन्य क्षेत्रों पर किए गए प्रतिशत व्यय को दर्शाता है। यदि कृषि पर कुल व्यय 150 करोड़ हो तो यातायात पर कितना किया गया व्यय। देखिए यहाँ पर आपको बता रहा है कि 45% अन्य में व्यय किया गया, 17.5% यातायात में व्यय किया गया,
37.5% कृषि में व्यय किया गया, ठीक है, अर्थव्यवस्था में, ठीक है, किसी वर्ष अर्थव्यवस्था में इतना प्रतिशत व्यय किया गया। अब आपको कह रखा है कि भाई जो कृषि है, कृषि में कुल 150 करोड़ किया गया व्यय, ठीक है। अभी तो पहले हमें दोस्तों क्या करना पड़ेगा, कुल व्यय का हमें बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो मान लेते हैं भाई जो कुल व्यय है वो x करोड़ है, ठीक है, x करोड़ कुल व्यय दिया गया, ठीक है। अब कुल व्यय का 37.5%, देखिए 37.5% बराबर आपको दे रखा है 150 करोड़, ठीक है, यानी कि कृषि का कुल व्यय, ठीक है। तो भाई यहां से x निकल जाएगा, x बराबर हो जाएगा 150 बटे 37.5%, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हो गया। देखिए हमने आपको प्रतिशत वाले क्वेश्चन भी बताए हैं, तो आपके पास देखिए कुल व्यय आ गया, इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, इसको एज इट इज रहने दो, ठीक है। सॉल्व करने से बचना चाहिए, देखिए डिवाइड डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड करने से बचना चाहिए, बाद में ही करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब आपको क्या करना है, यातायात का प्रतिशत निकालना है, ठीक है। यातायात, तो यातायात में कितना खर्चा हुआ, तो यातायात में कितना खर्चा हुआ होगा दोस्तों, एक्स का कितना प्रतिशत, 17.5% कुल व्यय हुआ, यही तो आपको निकालना है ना कि यातायात पर कितना व्यय हुआ। तो x का 17.5%, अब x की वैल्यू है कितनी, 150 बट्टे 37.5% गुणा 17.5%, ठीक है। अब सॉल्व कर लीजिए, देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा, पॉइंट से पॉइंट कटेगा, 150 बट्टे 375 गुणा 175, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए 25 से शायद ये पूरा कट जाता है, देखिए 25 एकम 25 और 25 पंजे 125, ठीक है, 25 एकम 25 होगा, यहाँ पर से कितना बचेगा, 12 बचेगा, 25 पंजे 125, 25 25 25 पंजे 125, 25 छीके 150, 25 सत्ते 175, ठीक है, डायरेक्टली मैंने काट दिया है, और 15 दशांकीय हो जाएगा, यानी कि 70 करोड़ इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि यातायात में जो कुल व्यय हुआ होगा वो कितना होगा दोस्तों, 70 करोड़ होगा, ठीक है। आप प्रश्न को समझिए कि आपको यहाँ पर दे रखा है कि कुल कितना प्रतिशत विभिन्न क्षेत्रों में हुआ किसी वर्ष में अर्थव्यवस्था में, और यहाँ पर आपको कृषि में दे रखा है कि भाई कृषि में 37.5% हुआ कुल व्यय का, और उसके आपको फिगर भी दे रखे कि 150 करोड़ हुआ है। तो बस आपको ये बताना है कि 150 करोड़ कुल व्यय का कितना प्रतिशत है वो आपको दे रखा है, ठीक है। तो 150 करोड़ की मदद से आप कुल व्यय है उसको निकाल सकते हैं। कुल व्यय का 37.5% है 150 करोड़, तो कुल व्यय कितना हुआ वो निकाल लीजिए, और फिर कुल व्यय मिल गया तो उसके बाद उसका 17.5% निकाल दीजिए। यही इस प्रश्न का सार है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा लेंदी सा प्रश्न हो सकता है, लेकिन फिर भी आप इसको कर सकते हैं। देखिए इस तरह के प्रश्नों को आप तभी करिएगा जब आपके पास थोड़ा समय बच जाए, बाकी के प्रश्न ट्राई करिएगा अदरवाइज। देखिए आपको क्या दे रखा है, सारणी दी हुई है, आय दे रखी है दोस्तों, ठीक है, और इसके बाद आपको व्यक्तियों की संख्या दे रखी है, ठीक है। तो आपको दोस्तों इसका क्या करना है, एवरेज निकालना है। तो दोस्तों आप इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, हम इसके लिए इसकी मिड वैल्यू लेते हैं, ठीक है। करना कुछ नहीं होगा, 0 + 1/2 करना होगा, तो यानी कितना हो जाएगा, 0.5, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, 1 + 2/2 यानी कि 3/2, यानी कि इनका आपको कुछ नहीं करना है, मिडिल का अंक निकालना है। 2 और 3 के मिडिल का अंक होगा 3 2.5, और 3 और 5 के मिडिल का अंक होगा कितना होगा, 4, यानी कि 5 + 3/2, ठीक है। अब दोस्तों आप क्या करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, और बट्टे ये हो जाएगा आपका कुल संख्या, ठीक है। ये आपका दोस्तों फॉर्मूला होता है ना, समेशन फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स बट्टे समेशन एफ, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो आपने कुछ नहीं करना है, बस जो मैं आपको बता रहा हूँ आप करते हुए चले जाइए। देखिए आय है आपकी, ठीक है, 13 लाख, मतलब 13 लाख लोगों की आय इतनी है, तो आप क्या करेंगे भाई, 13 गुणा 0.5 यानी कि कुल आय आ जाएगी, ठीक है, प्लस इसके बाद 90 लाख लोगों की 1,500 आई है, तो यानी कि 90 गुणा कितना हो जाएगा, 1.5, ठीक है, प्लस इसके बाद 81 लोगों की जो आय है, 81 लाख लोगों की 2.5 है, ठीक है, और प्लस इसके बाद 117 लोगों की, 117 लाख लोगों की 3 से 5,000 के बीच में एक आय है, यानी कि ऑन एवरेज हमने कितना निकाल लिया, 4 बटे क्या हो जाएगा, कुल लोगों की संख्या। कुल लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी, 13 + 90 + 81 + 117, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप इस प्रश्न को करेंगे, ठीक है। आप देखिए 13 पंजे होता है 65, 6.5 प्लस 15 नमा होता है 135, ठीक, 25 एकम होता है 25, 5 बचेगा 2, 25 अट्ठे होता है 200, तो 202, 202.5,
ठीक है, प्लस 7 चक्को 28, 2 4 एकम 4, 2 6 4 एकम 4, ठीक है। यहाँ पर तक तो कोई भी दिक्कत नहीं है। डिवाइडेड बाय, आप इसको ऐड करिए, देखिए अगर हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, 13 90 81 117, ठीक है। तो 7 3 10 और 1 11 1 9 और 1 10 और 1 11 8 19 और 1 20 2 2 और 1 3, यानी कि 301। डिवाइड में कितना हो जाएगा दोस्तों, 301, ठीक है। आप इसको ऐड कर दीजिए, 6 और 202, यानी कि कितना हो गया दोस्तों, 208.5 मिला के कितना बना देगा, 209, ठीक है। तो 209 प्लस 135 प्लस 468, ठीक है। तो देख लीजिए, 9 और 5 होता है 14, 14 और 8, 8 6 14 हो गया, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर से इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। 9 और कितना हो गया, 8 और 5 है 13, 13 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, 22, है ना। 2 6 3 9 2 10 1 4 और 1 5 6 7 और 1 8, ठीक है। तो 802/301 निकालना है, ठीक है, 802/301 निकालना है, ठीक है। तो 301 दूनी हो जाता है 300, मतलब कि दो एकम दो, दो तियाँ 6, यानी कि 602 हो जाएगा। यहाँ पर से दोस्तों कितना बच जाएगा, 200 बच जाएगा, ठीक है। पॉइंट लगेगा, जीरो बढ़ेगा, 301 छिक्के में जाएगा, तो 2.6 समथिंग आएगा। तो यहाँ पर से आप क्लियरली दे सकते हैं कि बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, 2.69, ठीक है। तो ऐसे करके दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। निकालना औसत ही था। यहाँ पर आपको दोस्तों क्या दे रखी थी, फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, ठीक है। तो आपने करना क्या है कि प्रति आय इकाई में, मतलब कि 13 लाख लोगों की जो आय है वो 0 से 1000 के बीच में है। 90 लाख लोगों की आय है वो 1000 से 2000 के बीच में। तो हमने क्या किया, इनका सबका मिडल निकाला, फिर हमने क्या कर दिया, इनकी कुल आय निकाल दी, ठीक है। 13 लाख लोगों की आय 0.5 हजार, यानी कि 500 रुपये। 90 लाख लोगों की आय 1500, तो इनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे बट्टे कुल व्यक्तियों की संख्या। तो है तो वही एवरेज का कॉन्सेप्ट, लेकिन थोड़ा सा लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निरीक्षक 0.08% मीटरों को खराब होने के कारण रद्द कर देता है, ठीक है। 2 मीटरों को रद्द करने के लिए कितने मीटरों का निरीक्षण करना होगा, ठीक है। ध्यान रखना कि एक व्यक्ति है, वो जो कुल मीटर है, मान लेते हैं कुल मीटर x हैं, ठीक है। तो उसके इतने प्रतिशत मीटरों को खराब होने के कारण रद्द कर देता है, ठीक है। तो 2 मीटर को रद्द करने के लिए कितने मीटरों का परीक्षण करना पड़ेगा, मान लेते हैं x मीटरों का परीक्षण करना पड़ेगा। तो सीधी बात है कि वो x के कितने प्रतिशत, x के 0.08% मीटर को खारिज कर देगा, और ये बराबर आएंगे 2 मीटर के, ठीक है। समझ लीजिए कि एक जो निरीक्षक है 0.08% मीटर को खराब होने के कारण रद्द कर देता है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कुल x मीटर है, जिसका 0.08% 2 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है, x की वैल्यू को निकालना है। तो x बराबर हो जाएगा 2/0.08%। सिंपल सा प्रश्न है, प्रतिशत तो प्रतिशतता पे तो प्रश्न आते ही हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 0.08 इंटू ऊपर चला जाएगा 100, क्योंकि प्रतिशत को अब हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा 2 गुणा 100, देखिए यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ऊपर फिर 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, यानी कि एक और 100 आ जाएगा, तो 8, ठीक है। अब 2 चक्को होता है 8 और 4 को 25, ठीक है, यानी कि 2500 मीटर, ठीक है। यानी कि 2500 मीटरों का उसको परीक्षण करना पड़ेगा, और उसके बाद वो क्या करेगा, 0.08% मीटरों को खराब कर देगा, यानी कि 2500 मीटर में से 2 मीटर वो उसके खराब होंगे, यानी 2 मीटर को रद्द करने के लिए वो 2500 मीटरों का परीक्षण करेगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, मैं तब तक इसको मिटा देता हूं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों थोड़ा ध्यान से, एक घन के आयतन एवं उस घन के अंदर समा जाने वाले सबसे बड़े गोले के आयतन का अनुपात कितना होगा, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पर 3 डायमेंशन में, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है जो पहले हमने पढ़ा था, कि वहां पर आपका क्या था दोस्तों, एक रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल के अंदर आप एक क्या कर रहे थे, सबसे बड़े वृत्त का, ठीक है, वृत्त का आप क्षेत्रफल निकाल लेते। तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर घन की बात हो रही है,
तो घन में आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 डायमेंशन की बात हो जाएगी, लेकिन मैं आपको उसको थोड़ा 2 डायमेंशन में बताता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पर एक घन बनाता हूँ, मान लेते हैं ये घन है, ठीक है? अब ये भूल जाओ कि फिलहाल ये कोई वर्ग है, ठीक है? बस मैं आपको 2 डायमेंशन से समझा दूँगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? और इसके अंदर दोस्तों आपने क्या बनाया, एक ये गोला बनाया, ठीक है? ये, ठीक? तो आप देख सकते हैं कि ये सबसे बड़ा गोला इसके अंदर का कब आएगा बताइए? जब अगर मान लेते हैं इसकी लेंथ अगर x है, ठीक है? घन की लेंथ x है, तो यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि इसका व्यास भी कितना होगा, x होगा, ठीक है? तभी जाके सबसे बड़ा उसके अंदर गोला समा सकता है, ठीक है? सबसे बड़ा जो गोला है उसका व्यास इसको व्यास बोला जाता है ना, यानी कि उसकी डायमीटर भी बोल सकते हैं, तो उसका घन के एक भुजा के बराबर होना चाहिए, ठीक है? यानी कि घन की भुजा की लंबाई के बराबर होना चाहिए, तभी जाके हम कह सकते हैं कि वो जो गोला है वो अधिकतम आयतन का होगा, ठीक है? यानी कि उस घन के अंतर्गत समाने वाला अधिकतम आयतन का गोला होगा, ठीक है? तो अब यहाँ से क्लियरली हो गया कि भाई जो घन का आयतन है, घन का आयतन कितना होता है दोस्तों, अगर हम उसको V1 माने, तो आपसे कह रहे हैं ना कि आयतन का अनुपात निकालना है। तो जो घन होता है, घन का आयतन क्या होता है दोस्तों, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि x गुणा x गुणा x, तीनों भुजाएं इसके बराबर होती हैं, तो कितना हो जाएगा, x का क्यूब, ठीक हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये आपकी क्या है, ये एक्चुअली क्या है दोस्तों, ये है व्यास। अगर x है तो त्रिज्या कितनी होगी दोस्तों, त्रिज्या कितनी होगी इसकी, गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, x/2, व्यास का आधा होती है ना, ठीक है? तो अब आपको दोस्तों इसका क्या निकालना है, आयतन निकालना है। आयतन दोस्तों कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है? जहां पर r क्या है दोस्तों, त्रिज्या है। तो त्रिज्या की जगह पर आपको क्या रखना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर r की जगह पे x/2 का क्यूब, ठीक है? तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, 4/3 पाई, ये हो जाएगा x का क्यूब बट्टे 2 का क्यूब, यानी कितना हो जाएगा, 8, ठीक है? अब दोस्तों आपने क्या करना है, इन दोनों आयतनों का अनुपात निकालना है, यानी कि V1/V2, ठीक है? तो यहाँ से दोस्तों इसका जो आयतन है वो तो है x का क्यूब बट्टे 4/3 पाई x क्यूब बट्टे 8। देखिए x क्यूब से x क्यूब कट जाएगा, ये वाला जो पार्ट है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है? और ऐसे ही ये वाला भी, तो यानी कि हो जाएगा भाई 3 गुणा 8 बट्टे 4 गुणा पाई, ठीक है? तो 4 दूनी होता है 8, यानी कि 3 दूनी हो जाता है 6, तो 6/पाई, यानी कि 6:पाई इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है? कॉन्सेप्ट को समझिए, किस तरह से प्रश्न को सॉल्व करना है। बाकी देखिए कैलकुलेशन भी मैं आपको लगातार करवाता रहता हूँ वीडियोस में, तो आप लगातार कैलकुलेशन भी करें, साथ में कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझिए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को बार-बार करिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही करते हैं, थोड़ा वीडियो लंबी बन गई है, भले ही हमने 14 प्रश्न किए हैं, लेकिन 14 प्रश्न सारे के सारे अच्छे प्रश्न थे और ऐसे ही टाइप के प्रश्न आते रहते हैं, ठीक है? आप इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, अलग-अलग टाइप के, अलग-अलग तरह के इनसे मिलते-जुलते प्रश्न को करें और जो प्रश्न आपको करवाए गए हैं उनकी प्रैक्टिस करिए। कोई बात नहीं, अभी आपको लग रहा होगा कि आपको समय लग रहा होगा या प्रश्न आपको नहीं आ रहे होंगे, लेकिन इसमें डरने वाली बात नहीं है, मैथ्स प्रैक्टिस से ही आती है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हुए चले जाएँगे उतना ये चीज़ें आपको बहुत ईज़िली समझ में आती हुई चली जाएँगी, ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।